जो आपको ना वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत काम आएंगी। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, आपने ना नाम सुना होगा कैपिटलिज्म का, ठीक है ना, सोशलिज्म सुना होगा, राइट, मिक्स्ड इकोनॉमी सुना होगा, पर आपको शायद हो सकता है इसके बारे में प्रॉपर आइडिया ना हो कि इनके बीच में एक्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है। अब ये सारी चीजें ना हम वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, राइट। तो जब वर्ल्ड हिस्ट्री का टाइम आएगा उसके अंदर हम ये सारी चीजें भी तब डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पर मैं आपको इकोनॉमिक एंगल से इन सभी के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरह से ये अलग अलग जो सिस्टम थे इमर्ज किए, इनके पीछे का बैकग्राउंड एंड क्या डिफरेंसेस हैं इन सभी के अंदर, वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक होने जा रहा है। एक्चुअली है क्या कि पिछले 1-2 सालों से ज्यादा इसके ऊपर देखो दो क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, बट कहीं ना कहीं इकोनॉमी को अच्छे से समझने के लिए ना ये चैप्टर समझना बहुत जरूरी है कि क्या चीजें सारी होती हैं। इनफैक्ट थोड़ा टाइम पहले अगर 3-4 साल पहले बात करें तो काफी इस टाइप के कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते थे। एंड यूपीएससी का ट्रेंड भी आप देखो 2022 से थोड़ा चेंज होने लग गया है प्रीलिम्स के कॉरस्पॉन्डिंग। तो हो सकता है आने वाले एग्जाम के अंदर थोड़ा इस टाइप के लिए काम करना है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बताएगी ये सारी चीजें। जब ऐसा होता है उसको हम बोल देते हैं सोशलिज्म या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। एक ऐसी कंडीशन भी आती है जो इसके बीच में हो, बीच में मतलब मिक्स्ड। अब मिक्स के अंदर क्या होगा, देखो दोनों चीजें होगी। गवर्नमेंट भी कुछ चीजों में इंटरफेयर करेगी, इंटरफेयर ना बोल के मैं बोल सकता हूं कि एक तरह से ना कि रेगुलेट कर सकती है। मतलब कुछ जगह पे गवर्नमेंट का भी रोल होगा, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस के अंदर प्राइवेट सेक्टर का भी रोल होगा। मान लो गवर्नमेंट ने ऐसा बोल दिया कि भैया आप बॉम्ब नहीं बना सकते, ठीक है ना, तो बॉम्ब तो भले मार्केट में भी मना कर सकता है थोड़ा सा, बट मेजरली ऐसा समझो कि प्राइवेट सेक्टर भी कुछ जगह पे कंट्रीब्यूट करेगा, कुछ सेक्टर ना गवर्नमेंट खुद अपने पास भी रख सकती है। तो कहीं ना दोनों का रोल है यहाँ पे, गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट सेक्टर का भी। तो इस चीज को बोल देते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। थोड़ा और एक बार ना अच्छे से कैपिटलिस्ट को पहले समझते हैं कि कैपिटलिस्ट का मतलब क्या है। यहाँ पे हमने देखा गवर्नमेंट का रोल मिनिमम है, मैक्सिमम रोल किसका है, मार्केट का। मार्केट मतलब प्राइवेट सेक्टर, वही डिसाइड करेगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, ठीक है ना। जो भी सारी गुड्स हैं वो किसके द्वारा ओन की जाती हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस के द्वारा, राइट। उसी तरह से सप्लाई एंड डिमांड का मेजर रोल आता है। देखो सप्लाई एंड डिमांड हम पढ़ेंगे अच्छे से भी, बट एक बार समझो, आप सिंपली देखो सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड का मतलब क्या होता है कि बेसिकली किस चीज की कितनी ज्यादा ना मार्केट में वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल की हम जैसे बोलते हैं ना कि अभी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, मतलब कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा वो चीज चाहिए, उसको बोल देते हैं डिमांड। सप्लाई क्या होता है कि पीछे से सप्लाई, जैसे मान लो कि टीवी मार्केट में अगर टीवी की जो क्वांटिटी है वो अचानक से बढ़ जाए तो हम बोल देंगे ना कि टीवी की सप्लाई बढ़ चुकी है, ठीक है ना। तो देखो डिमांड क्या होती है, डिमांड आती है जो लोग खरीदते हैं, ठीक है। जैसे मैं और आप अगर टीवी खरीदने जाएं और टीवी की तो डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि बहुत सारे लोग अगर टीवी डिमांड कर रहे हैं, तो डिमांड जो होती है वो कस्टमर से बढ़ती है, ठीक है। और जो सप्लाई होती है वो कंपनीज के स्पेसिफिक होती है, ठीक है। कंपनी ने सोचा कि अच्छा आज हम 100 बना रहे थे, अगले हफ्ते से हम 1000 टीवी प्रोड्यूस करेंगे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी सप्लाई को बढ़ा दिया ना। तो कहीं ना कहीं सप्लाई का मतलब होता है कंपनीज के साथ रिलेटेड और डिमांड होती है जनरली कस्टमर के साथ रिलेटेड। अब ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हम डिस्कस कर रहे हैं ये मार्केट के साथ ओरिएंटेशन है, प्राइवेट सेक्टर का रोल आता है, ठीक है ना। और देखो प्राइवेट सेक्टर का आप एक चीज सोचो, प्राइवेट सेक्टर काम क्यों कर रहा है। जैसे मान लो कोई भी कंपनी ले लो आप, जैसे रिलायंस ले लो, हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लो, या कोई भी एक्सवाईजी कंपनी जो भी आपको अच्छी लगे, कोई भी कंपनी ले लो, उस कंपनी का सबसे मेजर मोटिव क्या होता है, ये प्राइवेट सेक्टर आखिर अपनी कंपनी चला ही क्यों रहे हैं। इनका मेजर मोटिव होता है प्रॉफिट, कि इनको किसी ना किसी तरीके से बेसिकली प्रॉफिट अर्न करना है, जितना ज्यादा कमाएंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है ना। इसी वजह से तो कैपिटलिस्ट और प्राइवेट सेक्टर रन करते हैं ताकि प्रॉफिट मोटिव ज्यादा से ज्यादा हो रखे। इसको ना प्रॉफिट बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ना कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी क्यों, क्योंकि स्टेट का यहाँ पे रोल नहीं है, गवर्नमेंट का यहाँ पे इंटरवेंशन बहुत कम है, तो इस वजह से इसको फ्री इकोनॉमी भी बोला जाता है। इसके साथ देखो एक इंपॉर्टेंट नाम है लाइसेंस फेयर, ठीक है ना। लैटिन के अंदर ये वर्ड बोला जाता है लाइसेंस फेयर। इसका मतलब यही होता है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, एक तरह की फ्री इकोनॉमी हो, कंपनीज जैसा कर रही हैं, मतलब लेट डू, मतलब ना इस तरह से कि कंपनी जो कर रही है उनको करने दिया जाना चाहिए, इसको बोला जाता है लाइसेंस फेयर या फ्री इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी। ये सारे एक ही नाम है। तो कल को अगर क्वेश्चन में आपको इनमें से कोई भी वर्ड दिखता है, ये सारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ही नाम होते हैं। देखो ये जो पर्टिकुलर कैपिटलिज्म है ना, इसके जो फादर माने जाते हैं और उनका फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोला जाता है, दैट इज एडम स्मिथ। बहुत ही फेमस है, ठीक है ना, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स है। और कैपिटलिज्म की शुरुआत एक तरह से इन्हीं से ही मानी जाती है। एक्चुअली ना 1776 के अंदर इन्होंने एक बुक लिखी थी, इट इज अ वेरी वेरी फेमस बुक, दैट इज द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशंस के अंदर इन्होंने कैपिटलिज्म और इस टाइप के कॉन्सेप्ट की चर्चा करी। तो वहां पर से इनको देखो इस पर्टिकुलर बुक की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आज भी इसको बहुत जगह पे ना कोट किया जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर एडम स्मिथ थे, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स हम जानेंगे। कैपिटलिज्म के अलावा देखो फ्री मार्केट हो गया, सप्लाई डिमांड, जो सप्लाई डिमांड डिस्कस कर रहे थे ना, और भी डिस्कस करेंगे इन द कमिंग लेक्चर्स। वो पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट था कहीं ना कहीं इनकी राइटिंग से ही निकल के आया है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं और एडम स्मिथ जी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं, दैट इज इनविजिबल हैंड। देखो इनविजिबल हैंड का मतलब क्या है। इनविजिबल हैंड में से पहली चीज ना इनका एक चीज तो समझ लो कि एडम स्मिथ का जब भी नाम आएगा आप कैपिटलिज्म फ्री मार्केट इकोनॉमी के साथ उसको लिंक करोगे। तो कहीं ना कहीं जब इनविजिबल हैंड की बात आती है ना, तो इन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा था कि अगर हर इंसान अपने अपने इंटरेस्ट को परस्यू करता है वो किसी तरह से मतलब सोसाइटी के मतलब ना साथ ही साथ लिंक हो जाते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली मैं समझाता हूँ एक्चुअली है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल एक सप्लाई डिमांड के साथ मैं लिंक करके बताता हूँ। एक चीज सोचना कि मान लो कि अभी डिमांड है टीवी की बहुत ज्यादा, बट अभी सप्लाई टीवी की है नहीं, ठीक है ना। सप्लाई टीवी की अभी है नहीं बट डिमांड बहुत ज्यादा है। अब एक कोई भी एक्सवाईजी कंपनी होगी, ठीक है ना, उसने ये चीज नोटिस कर लेगा, वो ये चीज प्राइवेट सेक्टर ये चीज नोटिस करेगा कि भैया टीवी की डिमांड तो बहुत ज्यादा है बट सप्लाई नहीं है। तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ना, ये टीवी की प्रोडक्शन में लग जाएगी। क्यों, क्योंकि इसको एक चीज पता लग रही है कि डिमांड ज्यादा है, और डिमांड ज्यादा है ना टीवी की, तो कहीं ना कहीं उसका प्राइस भी ज्यादा ले सकते हैं, ठीक है ना। सोचो ऐसा कि बहुत सारे लोग हैं जो टीवी लेना चाहते हैं बट मार्केट में टीवी है नहीं, तो क्या होगा, टीवी का प्राइस बढ़ जाएगा ना, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं और लेने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं पर टीवी सेल करने वाले कम हैं, तो टीवी का प्राइस बढ़ जाएगा। अब जैसे ये देखेगा ना ये पर्टिकुलर कंपनी कि भैया टीवी का तो बहुत ही ज्यादा दाम मार्केट के अंदर मिल रहा है, तो अगर मैं टीवी का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दूं ना, कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि मैं इस प्राइस को मतलब मैं ना लोगों से ज्यादा दाम वसूल सकता हूं। तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ना, ये टीवी प्रोडक्शन में लग जाएगी। अब जैसे टीवी प्रोडक्शन में लगी, हुआ क्या, अब टीवी की जो सप्लाई है अकॉर्डिंगली वो बढ़ गई एंड सप्लाई ने डिमांड को मैच कर दिया, ठीक है ना। मतलब सप्लाई जितनी डिमांड थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई भी मार्केट के अंदर उतनी ज्यादा बढ़ गई। अब क्योंकि ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो प्राइस भी ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज हो जाएंगे, पहले जो ज्यादा थे अब वो स्टेबल हो जाएंगे प्राइसेस। तो कहीं ना कहीं देखो इससे हुआ क्या, एक इनविजिबल हैंड यानी कि एक ऐसी फोर्स आई बाहर से जिसने सारी की सारी जो कंडीशंस थी कि डिमांड ज्यादा थी बट सप्लाई थी नहीं, उस पर्टिकुलर कंडीशन को एक तरह से स्टेबलाइज कर दिया। और ये कौन सी थी फोर्स, ये फोर्स थी मार्केट फोर्स, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर जो मार्केट फोर्स थी वो एक तरह से इनविजिबल हैंड की तरह काम करता है, जिसके थ्रू मार्केट के अंदर जो भी मतलब इश्यूज होते हैं उनको एक तरह से यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया जाता है थ्रू द यूज ऑफ इनविजिबल हैंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनविजिबल हैंड का मतलब ये था, ठीक है ना। ऐसा नहीं सोचना कि कोई इनविजिबल हैंड मतलब कोई हैंड दिख नहीं रहा। देखो ऑब्वियसली कहने का मतलब यही है
कि मार्केट फोर्स ने इनविजिबल हैंड की तरह काम किया ताकि मार्केट को, मतलब जो भी मार्केट के अंदर इश्यूज थे उनको स्टेबलाइज वो अपने आप कर देता है, ठीक है ना। तो एक तरह से हमें एक ऐसी फोर्स है जो हमें दिखती नहीं है बट वो एक्ट करती है ताकि मार्केट में सब कुछ सही तरीके से चलता रहे, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आ गया होगा, ये भी समझ गए होंगे कि एडम स्मिथ जी के द्वारा जो इस इनविजिबल हैंड का कांसेप्ट दिया था उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखो अब हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में जैसे पढ़ ही रहे थे, तो देखो इसके अंदर ना अभी लास्ट ईयर का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें एक्सटेंसिव डिस्कशन हुआ था इन चीजों के ऊपर कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेटर है या किस तरह से मतलब सोशलिज्म के ऊपर क्या क्या फायदे हैं। तो ये सारी चीजें पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस हुई थी। मैं वहीं से ये पर्टिकुलर आपके लिए नोट लेके आया हूं। इसके अंदर देखो क्या बोला गया कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के एक तरह से फायदे अगर बताने की कोशिश करूं तो ये प्राइसेस को चेक में रखता है। कैसे? अभी तो मैंने बताया, जैसे मान लो कि ना अगर टीवी के दाम अचानक से बढ़ गए हैं, बढ़े क्यों होंगे? क्योंकि मार्केट में डिमांड ज्यादा है। अब मार्केट में डिमांड ज्यादा थी तो कहीं ना कहीं कोई और कंपनी आएगी, वो सप्लाई को, वो मार्केट में टीवी ज्यादा प्रोड्यूस करने लग जाएगी, उससे क्या होगा? सप्लाई बढ़ जाएगी, और सप्लाई बढ़ जाएगी तो डिमांड को मैच कर जाएगी, एंड मैच होने की वजह से प्राइसेस जो थे वो स्टेबलाइज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मार्केट जब होती है ना तो प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देते, जैसे बढ़ने लगते हैं कोई ना कोई और कंपनी वहां पे आ जाती है उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, एंड मार्केट के जो प्राइसेस हैं, बेसिकली जो प्रोडक्ट्स के प्राइसेस हैं उनको बहुत ज्यादा बढ़ने से वो रोक लेती है। उसके साथ ही साथ रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है ना, कि ऐसा नहीं है कि फालतू में रिसोर्स को वेस्ट करते जाओ। क्योंकि देखो होता क्या है, यहां पर आता है रोल प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है ना, कंपनीज का रोल आता है, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं। प्राइवेट सेक्टर का काम क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट के लिए काम करना है। अब प्रॉफिट तभी आएगा ना जब रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करोगे, ठीक है ना। अगर रिसोर्सेज को अच्छे से यूज नहीं करोगे तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा, कमाई कम होगी। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर और मार्केट के अंदर एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाता है। उसके साथ ही जो इनोवेशन होती है वो इंकरेज होती है। किस तरह से? देखो जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी कंपनी ले लो, जैसे गूगल ले लो, ठीक है ना, फेसबुक ले लो, और भी जो भी आपको कंपनी आती है, ट्विटर ले लो, कोई भी और भी रैंडम कंपनी, इंडिया ले लो, रिलायंस ले लो, टाटा ले लो, ये सारी प्राइवेट सेक्टर ही तो है। इनके अंदर देखो एक दूसरे से कह लो या फिर मतलब एक तरह से ना कंपटीशन की भावना है, ठीक है ना, कि हमें सबसे बढ़िया बनना है, सबसे बेटर बनना है। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा का हमेशा रहता है कि हमें वर्ल्ड की बेस्ट गाड़ियां लोगों को डिलीवर करनी है, ठीक है ना। तो उससे क्या हुआ, जब वो चाहते हैं अपने आप को और इंप्रूव करना, अपने आप को और बेस्ट बनाना, तो कहीं ना कहीं वहां पे आएगा इनोवेशन। इनोवेशन से वहां पे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करेंगे। तो सारे पॉइंट एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। तो कैपिटलिज्म में इनोवेशन को डेफिनेटली एक बहुत अच्छा इंकरेजमेंट मिलता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज आपस में एक हेल्दी कंपटीशन के अंदर भी ना इंडल्ज कर सकती हैं। उसके साथ ही देखो कंज्यूमर की चॉइसेस बढ़ती हैं। अब आप भी सोच लो कि जैसे आपको ना कोई मान लो कि कुछ पीना हो, आपको कोई ड्रिंक लेनी हो, तो आपके पास कितने सारे ऑप्शन है। आप कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो, आपके पास चाय है, कॉफी है, नए नए वेरिएंट्स आते जा रहे हैं, कोल्ड कॉफी, कोल्ड टी, ठीक है ना। बहुत सारी मतलब ड्रिंक्स के अंदर वेरिएशन है आजकल तो। इनफैक्ट नींबू पानी भी डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है, पाउडर फॉर्म में, पैकेट फॉर्म में, ना जाने कौन कौन सी फॉर्म में। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, कंज्यूमर की जिस प्रकार की चॉइसेस होती हैं उस हिसाब से मार्केट के अंदर जो कंपनीज है ना वो नए नए प्रोडक्ट्स लेके आती रहती है ताकि वो मार्केट का और हिस्सा ले पाए। इससे होता क्या है, कंज्यूमर को बेनिफिट होता है। मैं आपको थोड़ा सा पहले बताता हूं एक चीज ना, आपने 1991 का सुना है कि एलपीजी फॉर्म्स हुए इंडिया में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हुआ क्या कि 1991 से पहले की बात करें ना तो गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा था इंडिया में, ठीक है ना। उस टाइम गवर्नमेंट आपको बताया करती थी कि क्या चीज प्रोड्यूस करनी है, क्या चीज प्रोड्यूस नहीं करनी, कैसे प्रोड्यूस करनी है। ये सारी चीजें ज्यादातर ना बहुत सारा गवर्नमेंट का हस्तक्षेप था इन चीजों में। बट 1991 के बाद एलपीजी रिफॉर्म्स हुए। एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद ना प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया, ठीक है ना। और जैसे प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा देखो कितनी सारी नई नई चीजें आने लगी। जैसे फॉर एग्जांपल 1991 से पहले सोचो शायद ना सिर्फ एम्बेसडर गाड़ी होती थी या कुछ और गाड़ियां ही होती थी इंडिया में, बहुत ही कम। अब इंडिया में देख लो कितने सारे नए नए ब्रांड आते जा रहे हैं। मारुति सुजुकी तो एक है, उसके बाद टाटा की गाड़ियां आती हैं, फॉक्सवैगन की गाड़ियां आती हैं, ठीक है ना। तो नए नए प्रोडक्ट्स इंडिया में आ चुके हैं और उसकी वजह से इंडिया के कंज्यूमर्स को कितना बेनिफिट हुआ है। अब हमारा जो मन करे वो चीज हम खरीद सकते हैं, जिस प्रकार की गाड़ी खरीदनी है वो गाड़ी खरीदें, कैसा खाना खाना है, ठीक है ना। इंडियन, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, फ्रेंच, यूएस, जो भी आपको खाना खाना हो किसी भी टाइप का आपको मिल सकता है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज इंडिया में आ चुकी है और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है। तो इस वजह से कंज्यूमर की चॉइसेस यहाँ पे बढ़ जाती हैं। इस चीज को ना कंज्यूमर सॉवरेनिटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो अब मैकडी के अंदर ना क्या खाना है वो भी आपके हिसाब से है। जैसे इंडिया के अंदर आपको मैकालू टिक्की मिल जाती है, ठीक है। ये चीज फॉर्मेट आप यूएस में जाओगे शायद आपको वहां पे मैकालू टिक्की ना मिले, वहां डिफरेंट जो भी वहां के प्रोडक्ट्स चलते हैं वो मिलते हैं। तो इंडिया के कंज्यूमर के हिसाब से ना उस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज कर दिया है। तो इस वजह से कंज्यूमर की चॉइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। उसके साथ ही वेल्थ क्रिएशन, ठीक है ना। अब आप एक चीज सोचो, आज से आप अपने ना कभी अपने फादर या ग्रैंडफादर से आपने बात करी हो तो आप देखना वहां पे उस टाइम पे क्या होता था कि ज्यादा वेल्थ, क्योंकि इतनी कंपनीज नहीं होती थी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, तो कहीं ना कहीं लोगों को इतना शायद रोजगार नहीं मिल पाते थे। सभी लोग गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ बहुत ज्यादा रन कर रहे थे। बट आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, आप उनमें काम करते हो। आप जितनी भी ना एमएनसी जो होती हैं, ठीक है ना, एमएनसी में जब आप काम करते हो कहीं ना कहीं वेल्थ क्रिएशन भी वहां पे अकॉर्डिंगली होता है। साथ ही साथ लोगों का वेलफेयर भी इसके अंदर इंश्योर होता है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं देखो साथ ही साथ ना हार्ड वर्क, जैसे जो बंदा सबसे बढ़िया चीज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ये है कि अगर आप हार्ड वर्किंग हो ना तो डेफिनेटली आप बहुत आगे तक जाओगे, ठीक है। आपने देखो कितने ज्यादा लोगों को सुना होगा कि अच्छा ये पर्टिकुलर बंदा काफी पोर फैमिली से आता था बट क्योंकि उसने एक अच्छी जगह पे जॉब पा ली और एक बार उसको अच्छी जगह पे जॉब मिली और वो अकॉर्डिंगली अच्छे से काम करता गया उस प्राइवेट सेक्टर के अंदर, एंड कहीं ना कहीं वो इतनी अच्छी प्रोग्रेस कर गया कि पूरी फैमिली को उसने काफी बढ़िया लेवल पे ले गया। तो ये कहां पॉसिबल है? ये पॉसिबल है जब मार्केट के अंदर प्राइवेट सेक्टर का रोल बेसिकली बहुत ज्यादा हो। प्राइवेट सेक्टर के अंदर इनोवेशन को प्रमोट किया जाता है, हार्ड वर्किंग वाले को अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। ऐसा नहीं है कि मान लो कि ना जैसे आप आज एक कंपनी को ज्वाइन करो मान लो, ठीक है। अगर आपका काम मान लो एक्सेलेंट है तो हो सकता है कि आपकी प्रमोशन 2 साल में हो जाए। अगर आपका काम बुरा है तो 5 साल लग जाए। बट पहले क्या होता था, पहले ये था कि फिक्स था, मान लो गवर्नमेंट के अंदर कुछ सेक्टर्स के अंदर कि अगर आप 5 साल काम करोगे तभी आपको प्रमोशन मिलेगी, ठीक है। उससे पहले कोई चांस ही नहीं है। तो ये जो पर्टिकुलर बंदा है इसको क्या मोटिवेशन है कि वो हार्ड वर्क करे? कोई भी नहीं। तो कहीं ना जब ये चीज होती है प्राइवेट सेक्टर के अंदर कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको ज्यादा हमें एक तरह से ना बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको ज्यादा अच्छी प्रमोशन मिलती है, तो कहीं ना कहीं वो हार्ड वर्क को प्रमोट करते हैं, इनोवेशन को प्रमोट करते हैं, इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को भी एक बूस्ट मिलता है। तो ये तो सारे हैं बेनिफिट्स, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैं इनोवेशन की बात कर रहा था ना, अब रिसेंट का जो इनोवेशन इंडेक्स आता है ना उसको एक बार देखना, इंडिया का वहां पे भी रैंक इंप्रूव हुआ है, वहां पर भी कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर का रोल है। पर क्या सिर्फ बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है क्या प्राइवेट सेक्टर के? जी नहीं, प्राइवेट सेक्टर के ना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बेसिकली कुछ नुकसान भी है। और वो नुकसान क्या है कि वो कुछ चीजें नहीं कर सकती, जैसे कि पब्लिक गुड्स, ठीक है ना। पब्लिक गुड्स कुछ ऐसी गुड्स होती हैं जो कि लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मान लो हॉस्पिटल्स, ठीक है, कुछ स्कूल्स। अब अगर आप मेरी एक बात समझने की कोशिश करना, एक मान लो एक मतलब एक पुअर पर्सन है, ठीक है ना, कुछ ज्यादा इनकम नहीं है इस पर्टिकुलर पर्सन की, तो कहीं ना कहीं अगर उसको अपना बच्चे का इलाज करना हो, कोई अपने घर में किसी का इलाज करवाना हो, तो क्या वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जा पाएगा?
ऑब्वियसली बात है वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि वहां पे देखो इतना फीस उसको पे करनी पड़ेगी, वहां पे उसका खर्चा ही लाखों में चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं पुअर पर्सन ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता। उसी तरह से देखो प्राइवेट सेक्टर्स के जो स्कूल होते हैं वहां पर भी बहुत ज्यादा बच्चों की फीस होती है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये चीजें मार्केट प्रोवाइड नहीं कर सकता। प्राइवेट सेक्टर के अगर देखो गुड्स होती हैं उनका काम क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव, सिर्फ और सिर्फ वो प्रॉफिट कमाना, मतलब मेजर उसका एम होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो पब्लिक गुड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट है पब्लिक के लिए, वो कम दामों के ऊपर प्राइवेट सेक्टर नहीं प्रोवाइड कर सकता। ये इसका मेजर इशू है। साथ ही साथ देखो मोनोपोली पावर का यूज, देखो कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर कंपनी बहुत बड़ी बन जाए और फिर बाकियों को, छोटी कंपनीज को एक्सप्लॉइट करे। ये पर्टिकुलर चीज भी मार्केट के अंदर एक इशू रहता है। उसी तरह से देखो कुछ एक्सटर्नलिटीज का भी हम बाद में जिक्र करेंगे अच्छे से। जैसे मान लो कि ना कि एक पर्टिकुलर कंपनी है, तो वो पर्टिकुलर कंपनी किसी चीज का प्रोडक्शन कर रही है, पर क्या उसने एनवायरमेंट को ध्यान में रखा? हो सकता है कि वो अपना प्रॉफिट तो बहुत बढ़ा रही है, पर उसने एनवायरमेंट को बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया, और निग्लेक्ट करने की वजह से एनवायरमेंट की बहुत ही ज्यादा डिग्रेडेशन होगी। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मार्केट के अंदर इशू रहता है। इन्फॉर्मेशन असिमेट्री की किसी पर्टिकुलर कंपनी, बड़ी कंपनी के पास मान लो ज्यादा इंफॉर्मेशन है और वो उस इंफॉर्मेशन का मिसयूटिलाइज कर सकती है, राइट। उसके साथ ही देखो वेल्थ को इक्विटेबली, अब होता क्या है, कैपिटलिस्ट में एक चीज बोली जाती है कि जो एक रिच पर्सन है ना, कैपिटलिस्ट सिस्टम उसको और अमीर बना देता है, और जो कुछ पुअर पीपल होते हैं उनको और पुअर कर देता है। तो कहीं ना कहीं जो इनइक्वालिटीज होती है ना, वो यहाँ पे बहुत इंपैक्ट करती है, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। साथ ही साथ एथिकल प्रैक्टिसेस भी जरूरी नहीं है कि कंपनीज एथिकल प्रैक्टिसेस ही करें अपना प्रॉफिट को बनाने के लिए। तो ये सारे कुछ इशूज हैं। अगर थोड़ा मैं अपना इनइक्वालिटी के रिगार्डिंग और बताऊं, तो बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज ऑक्सफैम। इनके द्वारा इनइक्वालिटी रिपोर्ट निकाली जाती है। अभी जो पिछले साल की 2021 की इनइक्वालिटी रिपोर्ट थी ना, वहां पे देखो कुछ डेटा है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो टॉप 10% इंडियन पॉपुलेशन है ना, उनके पास नियरली देश की 77% वेल्थ है। जो टॉप 10% अमीर है ना, उनके पास 77% पूरे देश की वेल्थ है। और उसके साथ ही देखो साथ साथ कुछ और भी डेटा आप इसके अंदर देख सकते हो कि कितने, जैसे इंडिया में कितने बिलियनियर्स हैं, उनके पास कितना ज्यादा पैसा है, और जो बाकी इंडिया में बहुत गरीब लोग हैं उनके पास कितना कम पैसा है, ठीक है ना। देखो एक्चुअली हम वैसे कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं, मैं जब नेक्स्ट इकोनॉमी बताऊंगा तब भी आपको इंडिया के बारे में थोड़ा और डिस्कस करूंगा। पर सेम चीज देखो यूएस में भी ना यही चीज है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा अमीर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा गरीब भी हैं वहां पे। तो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म का ना ये एक मेजर इंपैक्ट है कि यहाँ पे इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा रहती है लोगों के बीच में, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी हमने जो कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ी। अब दूसरी चीज क्या है, वो है सोशलिस्ट इकोनॉमी। इनके बीच में फिर से आखिर में ना आपको फिर से इनके बीच में थोड़ा सा रिलेशन डिस्कस करूंगा, पर अभी एक करके बस हम इसको ना जान लेते हैं। देखो कैपिटलिज्म में क्या था, प्राइवेट सेक्टर के अंदर कंट्रोल था। सोशलिस्ट के अंदर क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कंट्रोल है कि क्या किस टाइप की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको ओन एंड कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा। देखो काफी सारे नाम हैं सोशलिज्म इकोनॉमी के, जैसे कि प्लान्ड इकोनॉमी इसको बोल सकते हैं, कमांड इकोनॉमी बोल सकते हैं, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी भी इसको बोलते हैं, या नॉन मार्केट इकोनॉमी। तो ये सारे के सारे जो नाम है ना, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी के ही नाम है। उसी तरह से देखो जब हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करी थी, यहाँ क्या डिस्कस किया था, इनका काम क्या है, इनका मोटिव क्या है, प्रॉफिट ओरिएंटेशन इनका मोटिव है। पर जब सोशलिस्ट के अंदर देखो कौन आ जाता है, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, वो है सोशल वेलफेयर, ठीक है ना, कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना। ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव होता है सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स का। तो यहाँ पे इसके अंदर जब भी हम सोशलिज्म की बात करेंगे, सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करेंगे, तब हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे गवर्नमेंट का रोल है। तो जो सारी चीजें हमने कैपिटलिज्म में पढ़ी ना, कि वो जो चीजें प्राइवेट सेक्टर करता था, आप सेम चीज अज्यूम कर लो कि सेम चीज गवर्नमेंट करती है। बस यही दोनों के अंदर डिफरेंस है, ठीक है जी। और इसके साथ ही देखो जैसे कि कैपिटलिज्म में हमने किसका नाम पढ़ा था, वहां पढ़ा था नाम हमने एडम स्मिथ जी का। यहाँ पर सोशलिज्म के साथ या सोशलिस्ट इकोनॉमी के साथ जो नाम जिक्र होता है वो होता है कार्ल मार्क्स का। जो काफी सारे, जैसे अगर आप जैसे सोशलॉजी ऑप्शनल अगर आपने लिया है, ठीक है ना, उसके अंदर आप कार्ल मार्क्स को डेफिनेटली पढ़ोगे। कुछ और ऑप्शंस के अंदर भी कार्ल मार्क्स का जिक्र आता है। तो कहीं ना कहीं देखो ये जो सोशलिस्ट इकोनॉमी का आइडिया है, ये कार्ल मार्क्स के डिफरेंट वर्क्स, जैसे कि इकोनॉमिक क्रिटिक क्या मतलब ना, इसके कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इस टाइप के कुछ बुक्स थी उनकी, या उनके वर्क्स थे, वहां पर इस पर्टिकुलर सोशलिस्ट इकोनॉमी का वहां से जन्म हुआ। उसके अलावा देखो आपने वर्ल्ड हिस्ट्री अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ोगे रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। रशियन रेवोल्यूशन के अंदर भी ना जब बॉल्शेविक रेवोल्यूशन होती है, तो जो नई सरकार वहां पे बन के आती है, तब सोशलिस्ट इकोनॉमी को वहां पे अकॉर्डिंगली वर्क में पुट किया जाता है। काफी बार देखो सोशलिज्म एंड ना कम्युनिज्म में भी हम थोड़ा सा काफी बार ना हमें कंफ्यूजन रहती है। तो देखो होता क्या है, सोशलिज्म की जब मैं बात करता हूं ना, तो वहां पर होती है कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन। जो भी मींस ऑफ प्रोडक्शन है उनकी कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए, और यहाँ पे स्टेट का एक लार्ज रोल होता है। ऑन द अदर हैंड जब मैं कम्युनिस्ट स्टेट की बात करता हूं, वहां पर जो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं इंक्लूडिंग लेबर, ठीक है ना, सारी प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग लेबर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग होती है स्टेट ओनरशिप। एंड बेसिकली एक तरह से स्टेट को एब्सोल्यूट पावर होती है इकोनॉमी को रन करने के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी सोशलिस्ट इकोनॉमी की, जो भी हमने पढ़नी थी। देखो सोशलिस्ट इकोनॉमी के आप बेनिफिट्स भी जान गए होंगे कि जैसे इसका एक तरह से काम क्या है, लोगों की सोशल ऑब्जेक्टिव है ना, प्रॉफिट मोटिव नहीं है, सोशल वेलफेयर एक तरह से इसका ऑब्जेक्टिव है। तो कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ में ये थोड़ा बेटर उनको बना सकती है। ये इस टाइप के मतलब ना डिफरेंट चीजें इसके अंदर सोशलिस्ट इकोनॉमी के बेनिफिट्स आप समझ सकते हो। बट ये बेनिफिट्स तो हमने समझ लिए कि किस तरह से सोशल वेलफेयर को प्रमोट करती है, सेंट्रलाइज प्लानिंग के थ्रू हम प्रॉपर वे में अच्छे से प्लानिंग भी कर सकती है गवर्नमेंट। ये तो हो गए बेनिफिट्स, पर कुछ इसके इश्यूज भी हैं, जैसे कि देखो इनएफिशिएंसी। होता क्या है, अगर लोगों को पता है कि अच्छा ये चीज बस ऐसे ही होगी, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं वहां पे इनोवेशन का स्कोप बहुत कम होता है। लोगों के पास कोई हार्ड वर्क करने के लिए ना कोई रीजन नहीं रहता, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि आप काम करो 10 घंटे और आपका दोस्त काम करे या कोई भी और पर्सन काम करे 2 घंटे, आपको अगर पता हो कि 10 घंटे काम करने के बाद ही मुझे जो रिवॉर्ड मिलेगा और जो इस बंदे को रिवॉर्ड मिलेगा, मान लो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि दोनों को रिवॉर्ड सेम मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आप जो 10 घंटे काम कर रहे हो, आप सोचोगे कि यार मैं क्यों 10 घंटे काम करूं, ठीक है ना। आप भी फिर इस तरह से होगा कि मुझे नहीं ज्यादा काम करना, क्योंकि जब मुझे मेरे हार्डवर्क के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे रिवॉर्ड मिल ही नहीं पा रहा, तो क्या पॉइंट है मुझे ज्यादा हार्डवर्क करने का। तो कहीं ना कहीं उससे इनएफिशिएंसी सिस्टम के अंदर आ जाती है। स्टेट के पास देखो बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स भी यहाँ पे पॉसिबल है। उसके साथ देखो रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही इसको हिंदी में बोलते हैं, रेड टेपिज्म को। जो क्या होता है कि जब गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो काफी बार ना एक तरह से जिसको बोलते हैं ना कि हम एक लूप होल में फंस जाते हैं, ठीक है ना, कि हमें ना जैसे मान लो कोई काम कराना हो, कोई लाइसेंस बनवाना हो, जैसे लाइसेंस राज के बारे में आपने सुना ना कि मान लो आपने कोई लाइसेंस किसी चीज का आपको चाहिए हो, तो आपको गवर्नमेंट ऑफिस के इतने ज्यादा धक्के खाने पड़ते हैं, आपको किसी को एक तरह से करप्शन की फीस भी देनी पड़ती है। तो आपका जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, वो बहुत ही कई बार ना खराब हो जाता है रेड टेपिज्म की वजह से, क्योंकि आपको अगर हर चीज के लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, तो उस वजह से रेड टेपिज्म की वजह से भी इकोनॉमी को काफी इंपैक्ट आ सकता है। साथ ही साथ देखो कंज्यूमर चॉइसेस रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जैसे दूसरे केस में हमने पढ़ा था ना कैपिटलिज्म में कि कंज्यूमर के पास बहुत सारी चॉइसेस आती हैं, यहाँ पर चॉइसेस रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं, क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है,
कंज्यूमर के हिसाब से यहाँ पे प्रोटेक्शन शायद नहीं हो रही। उसके साथ ही हार्ड वर्क को डिस्करेजमेंट वो हम पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। आगे चलते हैं, देखो मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में। देखो हमने सोशलिस्ट पढ़ लिया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़ लिया। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, दोनों चीजों का एक तरह से ना कॉम्बिनेशन आ जाता है, जहां कुछ डिसीजन प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लिए जाते हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर के द्वारा, इन दोनों के बेनिफिट्स अडॉप्ट करने के बारे में ना एक तरह से बात करी जाती है। थोड़ा सा मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं, देखो तो यही डिस्कस कर लेते हैं कि थोड़ा सा अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं तो एक्चुअली में देखो क्या था, ये देखो 1929 का एक टाइम था। एक्चुअली 1929 से पहले ना जो एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट था, क्या कॉन्सेप्ट था, कैपिटलिज्म का, फ्री मार्केट का, इनविजिबल हैंड का, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा पॉपुलर था। बट 1929 के अंदर क्या हुआ ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है ना। बेसिकली एक बहुत ही भयंकर सेशन आ गया, लोगों की जॉब जाने लगी, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, लोगों के हाथ में पैसा नहीं था, ठीक है ना। बहुत सारे मतलब इकोनॉमी में इश्यूज आ गए, देश जो थे बहुत गरीब होने लगे, बहुत ही वर्ल्ड वाइड पे इसका इंपैक्ट देखने को मिला 1929 ग्रेट डिप्रेशन के अंदर। अब हुआ क्या, अगर एडम स्मिथ बिल्कुल सही होते ना तो कहीं ना कहीं इस टाइप की चीज होती ही ना, क्योंकि इनविजिबल हैंड के थ्रू सारी चीजें एक दूसरे को स्टेबलाइज कर देती। बट ऐसा नहीं हुआ, तो काफी क्वेश्चन उठने लगे कि एडम स्मिथ की जो थ्योरी है वो गलत है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली उस टाइम पे ऐसा होने लग गया। तो उस टाइम पे देखो एक और इकोनॉमिस्ट है जॉन मेनार्ड कीन्स, इन्होंने क्या बोला कि हमें देखो बिल्कुल ये तो काम कर रहे हैं ना कि बोल रहे हैं कि बिल्कुल ही गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हटा दो, ये बिल्कुल गलत है। अगर हमें डिप्रेशन से निकलना है ना तो गवर्नमेंट की स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, कि इकोनॉमी को वहां से बाहर लेके आना है। अगर डिप्रेशन के हिसाब से लोगों को जो अनएम्प्लॉयड हो रखे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है, तो वहां पे गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पॉइंट था जॉन मेनार्ड कीन्स का। इसी वजह से जॉन मेनार्ड कीन्स ना एक तरह से जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया ना माइक्रो और मैक्रो का, तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है उसके एक तरह से फादर भी जॉन मेनार्ड कीन्स को बोला जाता है। इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप इस बुक का भी नोट कर सकते हो, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। आई रिपीट, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये पर्टिकुलर बुक जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा थी। यहाँ पर इन्होंने स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इंटरवेंशन को सपोर्ट किया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अकॉर्डिंगली जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा ही डिस्कस करी गई थी। तो 1929 के बाद ना थोड़ा सा जो कंट्रीज थी वो कैपिटलिज्म से थोड़ा सा शिफ्ट होकर आप मान सकते हो कि मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ जाने लगी, जहां पे प्राइवेट सेक्टर का भी और पब्लिक ओनरशिप का भी रोल आने लग गया। देखो आपने एक एग्जांपल समझो, कोविड-19, ठीक है, 2020 की स्टार्टिंग मार्च के आसपास हमें देखने को मिला, ठीक है। उस टाइम देखो प्राइवेट सेक्टर के पास ज्यादा पैसा नहीं था, मार्केट में लोगों की जॉब्स जा रही थी, काफी सारे इश्यूज आ रहे थे, लोगों के हाथ में पैसा नहीं था। तब गवर्नमेंट ने क्या किया, चाहे आप इंडियन गवर्नमेंट देख लो या वर्ल्ड की वेरियस गवर्नमेंट देखो, इसको लड़ने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने की बहुत सारी स्पेंडिंग, बहुत सारे खर्चे किए, नई नई कुछ स्कीम्स भी आई कि लोगों के हाथ में किसी तरह से पैसा दिया जाए, किस तरह से लोगों की डिमांड को जनरेट किया जा पाए। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें जॉन मेनार्ड कीन्स ने ही तो बोला है कि अगर डिप्रेशन से बाहर आना है ना तो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत होती है। तो बेसिकली जब गवर्नमेंट्स फिस्कल स्टिमुलस प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, ये टेक्निकल टर्म है थोड़ा, अगर आपने नहीं पढ़ा पहले हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे, जब फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे तो फिस्कल स्टिमुलस मतलब एक तरह से ना गवर्नमेंट के द्वारा खर्चा बढ़ा देना और टैक्सेस को कम कर देना भी उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जब गवर्नमेंट करती है कहीं ना कहीं हमारी जॉन मेनार्ड कीन्स के उससे ही इस पर्टिकुलर लॉजिक से ही आती है कि हमें डिप्रेशन से अगर बाहर निकलना है तो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए, राइट। ये बुक भी आप ध्यान रखिएगा। और क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर, देखो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर थोड़ा सा केयरफुली चलना पड़ता है। कैसे, क्योंकि इसके अंदर ना कोऑर्डिनेशन बड़ा जरूरी है। कैसे कि प्राइवेट सेक्टर है, अब प्राइवेट सेक्टर का भी रोल है, पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट का भी रोल है, ठीक है ना। तो दोनों को ना एक तरह से काफी चीजों के अंदर कोऑर्डिनेशन बनाना जरूरी है। काफी सारी कंट्रीज के अंदर ऐसा देखा गया कि जब कोऑर्डिनेशन नहीं होता ना तो वहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल भी फेल कर जाता है। साथ ही साथ देखो इनइक्वालिटी का कंसर्न अभी भी यहाँ पर है। जैसे जो इंडिया है ना वो एक तरह से मान सकते हो कि वो मिक्स्ड इकोनॉमी का ही मॉडल है, ना इंडिया कैपिटलिस्ट है ना इंडिया सोशलिस्ट है। हालांकि इंडिया ना थोड़ा सा आप ऐसा कह सकते हो कि अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे मान लो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, 1991 के अंदर मैंने आपको बताया, और ये करेंटली मान लो प्रेजेंट टाइम। तो ऐसा आप मान के चल सकते हो कि 1947 से लेकर 1991 के बीच में ना ये एलपीजी फॉर्म्स का टाइम है। यहाँ पर देखो इंडिया भी मिक्स्ड इकोनॉमी था, यहाँ पर भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, बट फर्क पता क्या है, यहाँ पर हम थोड़ा सा ज्यादा सोशलिज्म की तरफ झुकाव रखते थे, ठीक है ना, कि गवर्नमेंट का रोल ज्यादा होना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होना चाहिए, नहीं है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी ही, बट टिल्टेड टुवर्ड्स सोशलिज्म, यानी कि गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे ज्यादा था। अब 1991 के बाद क्या हुआ है, अभी भी मिक्स्ड इकोनॉमी ही, पर यहाँ पे अब इंडिया थोड़ा कैपिटलिज्म की तरफ थोड़ा ज्यादा जाने लग गया है अभी भी मिक्स्ड इकोनॉमी ही, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का रोल है, पर प्राइवेट सेक्टर का रोल धीरे धीरे आने वाले टाइम के अंदर बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। 1991 के पहले क्या था, गवर्नमेंट का ज्यादा रोल था, अब क्या हो रहा है, अब प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से, बट अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया क्या है तो आप यही बोलोगे कि इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी था और है आज भी, बट रोल इंडिया का थोड़ा सा बदल गया है। पहले गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल था, अब उस इंटरवेंशन को थोड़ा कम किया गया है एंड प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा और बेटर रोल प्रोवाइड किया जा रहा है। बट इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी के होते हुए भी आपको इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी हमने पढ़ी, जहां पर देखा कि किस तरह से बहुत सारे बिलियनियर्स हैं इंडिया के अंदर, साथ ही साथ इंडिया में बहुत सारी इश्यूज, आप हंगर का कंसर्न देख लो, लोगों को प्रॉपर हॉस्पिटल्स नहीं मिल पाते, ठीक है ना। एजुकेशन का भी कंसर्न है, आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारे लोगों को एजुकेशन इंडिया को प्रोवाइड करने की जरूरत है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी को भी एड्रेस करना बाकी है। रेड टेपिज्म भी अभी इंडिया में चलता है, तो कहीं ना कहीं इसको भी एड्रेस करना जरूरी है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। तो ये थे तीनों चीजें हमने पढ़ी, सेंट्रली प्लान यानी कि थोड़ा सोशलिस्ट जो इकोनॉमी था, मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ा और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में जाना। एक बार थोड़ा ध्यान देकर कोशिश करें कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो देखो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना और जो जापान है, ये थोड़ा सा कैपिटलिज्म की तरफ लीन रखते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली में होता क्या है, देखो कोई भी कंट्री आज के टाइम पे स्पेशली ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कम्युनिस्ट हो या बेसिकली सोशलिस्ट बिल्कुल ही हो, कंप्लीटली प्योर प्लानिंग हो या फिर फ्री मार्केट हो। ऐसी कंट्रीज आज के टाइम पे लगभग नॉन एग्जिस्टेंट है। बस ऐसा कह सकते हैं कि ये इसकी तरफ थोड़ा ज्यादा लीन है, ठीक है ना, कि झुकाव इनकी तरफ ज्यादा है। जैसे यूएस और जापान का झुकाव जो है वो थोड़ा सा कंपटीशन की तरफ ज्यादा है, कैपिटलिज्म की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकाव है। फ्रांस स्वीडन का यहाँ पे आ जाते हैं, चाइना वेनेजुएला भी ये ना थोड़ा सोशलिज्म की तरफ इनका झुकाव है, हालांकि थोड़ा बहुत कैपिटलिज्म के फीचर भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसी तरह से नॉर्थ कोरिया हो गया, इवन रशिया को भी यहाँ पे कहीं पे आप ना डाल सकते हो। इंडिया क्या है, इंडिया मैंने जैसे आपको बताया इंडिया भी मिक्स्ड इकोनॉमी है और पहले 1991 से पहले थोड़ा सोशलिस्ट की तरफ थोड़ा लीनिंग थी, अब थोड़ा सा लीनिंग हमारी कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ती जा रही है, ठीक है। और डिस्कस करते हैं, देखो एक टर्म आती है कि प्रो बिजनेस क्या होता है और प्रो क्रोनी क्या होता है। देखो आपने टर्म सुना होगा क्रोनी कैपिटलिज्म, ठीक है। देखो होता क्या है कि प्रो बिजनेस के अंदर क्या होता है कि जो बिजनेस को प्रमोट किया जाता है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करी जाती है, सिटीजन का वेलफेयर होता है और रिसोर्स एलोकेशन को प्रॉपर वे में किया जाता है। ये तो होता है बिजनेस को प्रमोट करना अच्छी चीज है, पर क्रोनी कैपिटलिज्म को प्रमोट करना खराब चीज है। कैसे, देखो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसी फर्म्स होती हैं जिनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट बोला जाए। जैसे फॉर एग्जांपल के समझना कि मान लो गवर्नमेंट ऐसा करे कि कुछ ऐसी कंपनीज हो और उन कंपनीज जो प्राइवेट कंपनीज के साथ एक तरह से मिल जाए और उन प्राइवेट कंपनीज को थोड़ा एक बेटर ट्रीटमेंट दे, ठीक है ना। मतलब
गवर्नमेंट एंड जो प्राइवेट कंपनी है इनके बीच में एक तरह से कुछ आपस में कुछ तरह का ना समझौता हो, तो कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट इसको ज्यादा फेवर करे उससे क्या होगा, ये प्राइवेट सेक्टर को बेनिफिशियल होगा, गवर्नमेंट को बेनिफिशियल होगा, पर जो आम लोग हैं, ठीक है ना, जो कॉमन पीपल है उनको इंपैक्ट पड़ सकता है इससे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम नहीं कर रही है, प्राइवेट सेक्टर इसको पैसा दे रहा है और गवर्नमेंट उसके हिसाब से कुछ अच्छी पॉलिसीज उसको दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि रिसोर्स एलोकेशन इसमें अच्छे से नहीं हो सकता। तो एक गवर्नमेंट को क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को प्रो बिजनेस होना चाहिए कि वहां पे बिजनेस अच्छे से प्रमोट हो, लोगों को जॉब्स मिले, बट प्रो क्रोनी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ कंपनीज के साथ गवर्नमेंट ज्यादा बेहतर व्यवहार करे, बाकी कंट्रीज के साथ अच्छे से वो ट्रीटमेंट ना दे और इसको क्रोनी कैपिटलिज्म को प्रमोट ना करे, ठीक है ना, मतलब नहीं करना चाहिए क्रोनी कैपिटलिज्म को प्रमोट गवर्नमेंट के द्वारा। ये हो गया प्रो बिजनेस और प्रो क्रोनी के बीच का फर्क। उसी के साथ देखो एक चीज होती है दैट इज वेलफेयर स्टेट। अब वेलफेयर स्टेट ना नाम से क्लियर है, ये पर्टिकुलर जो वेलफेयर स्टेट है ना, ये इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है। एक पॉलिटी के अंदर ना आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, ठीक है ना, आई रिपीट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर नहीं पढ़ा पॉलिटी अभी तक कोई इशू नहीं है, जब पॉलिटी में ना आपको बहुत डिटेल में ये चीज पढ़ाई जाएगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी होते क्या है, तो डीपीएसपी के अंदर भी ना आपको वेलफेयर स्टेट का प्रिंसिपल मिलेगा। इसके अंदर देखो गवर्नमेंट का क्या रोल होता है कि वहां के जो सिटीजन है, वहां के जो आम लोग हैं, उनकी वेलबींग को प्रमोट किया जाए, ठीक है ना, उनकी ईज ऑफ लिविंग उनकी इंप्रूव करी जाए, यानी कि लोगों के हाथ में मतलब लोगों को थोड़ा बेहतर एक जिंदगी प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात करी जाती है इन वेलफेयर स्टेट। गवर्नमेंट का एम ये होता है कि वहां के लोगों की अच्छे से वो सेवा कर पाए, वहां के लोग किस तरह से एक बेहतर जिंदगी जी पाए। ये जो कॉन्सेप्ट है वेलफेयर स्टेट में आता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका जिक्र है अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आप पॉलिटी के अंदर अपना पढ़ोगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के अंदर लेक्चर के अंदर हमने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, कैपिटलिज्म